हेलो बच्चों, आज क्लास 12 का आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, अभी तक जितना डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग जो पीछे असाइनमेंट्स आपको मिले थे वो आप सॉल्व कर लीजिए। डाउट्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आनंद सर और मेरा नंबर दे रखा है 9999256604। तो ये जो अभी हम बात करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। इसमें से बेसिकली जो आपके जितनी लाइनें हैं, जैसे कि आप पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, तो आप जितनी लाइनें मैंने लिखी है इनमें से क्वेश्चंस आते हैं कई बार आपको। तो अभी मैं पहले इसको पूरा का पूरा अच्छे से समझा दूं, फिर आप आराम से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली सबसे पहले जो डिस्कवरर थे बेटे, इसको जो इंट्रोड्यूस किया था ये थे माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ये साइंटिस्ट थे बेटे जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय माइकल फेराडे। फेराडे ने सबसे पहले देखा था, ऑब्जर्व किया था, एक्चुअली विजुअलाइज करने की कोशिश किया था इन्होंने कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज को अगर फ्री रख दें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए, तो वो आपको ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे एक फोर्स डेवलप होता है जो उसको मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आपका है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बाय कन्वेंशन मैंने कहा था टेस्ट चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो अगर वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके पाथ को जो देखा था, ट्रेस किया था, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बात करते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं हम, तो इट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फेराडे। उसके बाद दे आर डू नॉट रियली एग्जिस्ट, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज कह सकते सिंपली से इमेजिनरी कर्व है, इमेजिनरी कर्व्स आपको है, दे आर डू नॉट रियली एग्जिस्ट, दे आर इमेजिनरी कर्व्स, यानी हम सिंपली बात करें बेटे ये आपको कर्व्स है, बट फील्ड दे रिप्रेजेंट आर रियल, यानी इसके पाथ को, एक्चुअली जो चार्ज वहां से दूसरी जगह मूव कर गया तो आप उसके पाथ को इमेजिन कर सकते हैं, इस पाथ से वो आया होगा, तो वो जो आपको कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन आपको इंडिकेट कर रहा है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी जो आपको ये इमेजिनरी कर्व्स है। तो और हम बात करें ये रिप्रेजेंट करेगा, यानी हम बात करेंगे दे रिप्रेजेंट आपको इज रियल, बट ये फील्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है, फील्ड दे रिप्रेजेंट आपको रियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो आपको रियल मिलेगा। नेक्स्ट, इट मे बी डिफाइंड एज द कर्व अलोंग व्हिच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव, यानी हम बात करेंगे एक ऐसा कर्व जिसके अलोंग कोई भी पॉजिटिव चार्ज, यानी इट मींस हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के में प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें या नॉन यूनिफॉर्म बात करेंगे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हमने कहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है बेटे तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इट मींस हम बात करें वुड टेंड टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे बेटे, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे कि अगर मैं आपको यहां से एक ये कर्व लाइन दिखाऊं, अब यहां से हम बात करें एक पॉइंट P हम बात करेंगे तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखाई देगा, एक दूसरा Q पॉइंट दे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखाई देगा। इट मींस इस पे जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं बेटे, अगर मैं E1 बात करूं E2 बात करूं, इट मींस हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको बता रहा है, ये स्ट्रेंथ बताएगा आपको। इट मींस टेंजेंट अगर हम कहीं पर ड्रॉ करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे, अगर सेम इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज भी आपको सेम होगी के पॉइंट की बात करते थे, बाद में आप करें इसके बारे में। अच्छा, प्रॉपर्टीज हम बात करें, ये प्रॉपर्टीज बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको फिर याद रखने होंगे। पहला पॉइंट है दे आर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, अगर बिना कोई ब्रेक के आपको ये आपको कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है। इट मींस पहला प्रॉपर्टीज हमने कहा बेटे दे आर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स। सेकंड पॉइंट हम बात करते बेटे दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड
ये स्टार्ट कहां से होता है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और एंड एट नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे आके आपको खत्म हो जाएगा। इट मींस कहने का मतलब हमारा है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पे आपको खत्म हो रहा है, बट डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। आपको ये जो हम बात करेंगे ये आपको ये क्लोज्ड लूप नहीं बना पाता है, बट नॉट फॉर्म आपको क्लोज्ड लूप। ये आपको पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव में आके खत्म हुआ, लेकिन आपको रिटर्न बैक ऐसा नहीं, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहां पर, फिर हम बात करें पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव की तरफ ही होगा। इट मींस आपको क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चलेंगे वहां पर आपको क्लोज्ड लूप बनाता है। इट मींस हम बात करेंगे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये चीजें याद रखिएगा। लेकिन अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो स्टार्ट होगा पॉजिटिव से और एंड होगा इंफिनिटी पे। सिमिलरली अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज हो तो इंफिनिटी से स्टार्ट होगा और एंड कहां पर होगा, नेगेटिव में। यानी ऑलवेज हम वी कैन आपको से दैट कि ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होगा और आपको ऑलवेज नेगेटिव चार्ज पे ये खत्म होगा, एंड होगा, मर्ज होगा। ओके, देयर टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आपको टेंजेंट है बेटे ऑलवेज डायरेक्शन आपको इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे टू नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। ये बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, यानी इंटरसेक्ट एक दूसरे से आपको नहीं कर सकता है दो फील्ड लाइंस। कैसे, जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं, यहीं पर अगर हम बात करें इसको, तो इट मींस ये फील्ड लाइंस और ये फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को क्रॉस कर दिया तो यहां पर अगर देखा जाए इसके कारण डायरेक्शन इस तरफ और इसके कारण डायरेक्शन इस तरफ। अगर मैं E1 की बात करूं और ये E2 की बात करूं, एरो दिया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो देयर विल बी टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस हम बोले एट द पॉइंट नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, या हम कह सकते हैं no field lines intersect each other because at the point of intersection, यानी जहां क्रॉस हो रहा है इन दोनों का, तो at the point of intersection there will be two tangent, दो टेंजेंट मिलेगा which indicates the two directions of electric field which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये रीजन में बेटे आपको जेईई मेंस में कई बार आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आप इसका रीजन लिखेंगे at the point of intersection, पेन और पेपर निकाल लीजिए बेटे, इसका आपको रीजन लिख लीजिए इसमें, because at the point of intersection there will be two tangents which indicates the two direction of electric field at a single point which is not possible, hence आपको ये दो आपको फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। मैंने दो स्टार लगाया बेटे। नेक्स्ट पॉइंट पे भी आपको एक स्टार यहां पर भी लगाइए बेटे, इस पे भी आपको क्वेश्चन कई बार आ चुका है। दे आर ऑलवेज नॉर्मल। ये जो नॉर्मल कहने का मतलब है, इट मींस हम इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। They are always normal, यानी perpendicular to the surface of the conductor। ये कंडक्टर सरफेस जो हम बात करें बेटे, सरफेस से आपको हम सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर सरफेस के बेटे परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। इट मींस हम बात करें अगर इसके पीछे रीजन क्या है, अगर ये नॉर्मल नहीं होता, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री से होता इंक्लिनेशन, तो आपको कंपोनेंट्स रिजॉल्व करते दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी सरफेस से ट्रेल करता हुआ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मिलेगा। इट मींस इट इंडिकेट्स द आपको क्लाउड्स ऑफ द चार्जेस। इट मींस आपको चार्जेस का आपको क्लाउड्स जनरेट होगा जो मूव कर रहा होगा, इन विच इज रिस्पांसिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट आपको जनरेट होगा एट इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट पॉसिबल। इक्विलिब्रियम में हम चार्जेस को हम रेस्ट में कंडीशन में देख रहे हैं बेटे, तो वहां पर इस कारण आपको ये परपेंडिकुलर होगा, कभी भी दूसरा आपको कुछ एंगल से इंक्लिनेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दे शो लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच, अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। मतलब अनलाइक चार्जेस जैसे एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा, तो लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्शन होता है। और दे शो लेटरल एक्सपेंशन
एक्सपेंड होगा बेटे ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन किसके किसके बीच, बिटवीन लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज। अगर हम बात करना चाहते हैं लेंथ वाइज, अगर हम देखना चाहेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन, और हम बात करेंगे आपको लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन और लेटरल आपको एक्सपेंशन हो रहा है, रिपल्सन दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस कहने का मतलब चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो। एक बार बेटे इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी वे में आपको समझ आ जाएगा, फिर बाद में इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक जो हमने पढ़ा बेटे, मैंने आपको बताया सिंपली कि माइकल फैराडे ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले उसने एक चार्ज को स्टडी किया था, चार्ज मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर रखा हुआ है तो मूव कर रहा है, उसके बेसिस पे उसने स्टडी किया था उसके पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक आपको फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी हम बात कर सकते हैं, इसे बोल सकते हैं। क्या मैंने कहा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आप कंफ्यूज ना हो, दोनों सेम चीज है, सेम मीनिंग है, और दे आपको रियल एग्जिस्ट तो नहीं करता है लेकिन इमेजिनरी कर्व बना रहा है जो कि रिप्रेजेंट करता है रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा कि ये कर्व लाइन है जो कि स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आपको उसको कंपेल कर रहा है मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, और टेंजेंट हम अगर कहीं भी ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को उस पॉइंट पे इंडिकेट करता है। प्रॉपर्टीज मैंने कहा था आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसपे कि मैंने आपको स्टार लगाया। कई बार प्रॉपर्टीज डायरेक्ट राइट डाउन करने के लिए आपको एग्जाम में आता है बेटे। पहले मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस आपको कर्व बनाता है विदाउट एनी ब्रेक, स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होता है नेगेटिव चार्ज पे, बट ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा। इसके टेंजेंट हम बात करेंगे गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैंने यहां बताया था, नो टू लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन आपको क्रॉस ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज़ एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। they are always normal to the surface of the conductor, conductor के always electric field lines normal होता है, because अगर मैं बात करूंगा normal ना हो, कुछ एंगल से हो, तो हमने कहा components resolve होगा आपको due to which electric clouds generate, जैसे हम बात करेंगे electric current setup होगा at equilibrium which is not possible, और they show lengthwise contraction due to attraction between the unlike charges, and they show lateral expansion due to the repulsion between two like charges। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे कि हमने आपको डिस्कस किया। उसके आगे हम डिस्कस करते बेटे, जैसे इससे कुछ डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको यहाँ पर कभी-कभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा, जैसे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज ले लें, पॉजिटिव चार्ज ले लें तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली बात करें तो रेडियली आउटवर्ड बात कर सकते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेगा। डन। अगर यहीं पर अगर कोई नेगेटिव चार्ज अगर हम ले लेते हैं तो सेम नेगेटिव चार्ज में एंटर करेगा, नेगेटिव चार्ज में एंटर करेगा। ओके, अगर डाइपोल ले लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लेते हैं नियर बाय, तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारे के सारे देखिए बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और इसमें भी हम बात करेंगे इसमें नेगेटिव चार्ज में एंटर होगा और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा। ये ड्यू टू डाइपोल के कारण बात करेंगे। अगर यही चीज अगर मैं दोनों लाइक चार्जेस की बात करूं, दोनों लाइक चार्जेस की बात करें बेटे, जैसे पॉजिटिव रख लें, जैसे पॉजिटिव रख लें और दूसरा पॉजिटिव रख लें, दोनों पॉजिटिव ही रख लें, तो यहां पर जो हम बात करेंगे रिपल्सन होगा ना,
ये फील्ड लाइंस ऐसा नजर आएगा आपको, इट मींस आउटवर्ड, बाहर निकलता हुआ, और इसमें भी सेम बाहर निकलते हुए नजर आएंगे बेटे। इसमें हम बात कर सकते हैं कि एक्सपेंशन, ये आपको दूर जा रहा है बेटे, रिपल्सन आपको हो रहा है लाइक चार्जेस। अगर कोई कंडक्टर दे दे, हम एक कंडक्टर दे दे बेटे, अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे, ये सारे डायग्राम्स बेटे एग्जाम में आते हैं, तो ये बाहर निकलता हुआ स्ट्रेट लाइन में दिखाएंगे बेटे, सारे इक्वी डिस्टेंस पे दिखाना, स्ट्रेट दिखाना बेटा, कोई टेढ़े मेढ़े कोशिश करना ना हो, स्केल से कर लेना। इट मींस ये हम बात करेंगे अवे फ्रॉम द कंडक्टर, ये हम बात करें, ये सारे के सारे डायग्राम्स बेटे आपके एग्जाम में आ चुके हैं, एक बार ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से कॉपी में लिख लेना। फिर ये मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये मैंने कहा ड्यू टू डाइपोल, अगर आपको इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, मैंने कहा यहाँ दो लाइक चार्जेस हमने देखा, उसके कारण हम बात करेंगे, और यहाँ पर एक कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। डन। नेक्स्ट, ओके, आगे चलते बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं देखते हैं इसमें कि अगर और आगे क्या करना है। एक नोट डाल के पॉइंट लिखते बेटे, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है, मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, देखिए यहां पर हम बात करें, अगर एक पॉइंट हमने दिया है A और एक पॉइंट हमने दे दिया है B, at which point the strength of electric field is more। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हाउ, कैसे? तो मैं यहां बात करता हूं बेटे, एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया मैं इंडिकेट करता हूं इतना, और इसमें हम बात करते हैं पर्टिकुलर सरफेस एरिया इतना। अगर मैं एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया की बात करता हूं तो उसमें कितने फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने पास हो रहे हैं। तो अगर मैंने आपको कहा जैसे मैं इतना सरफेस एरिया बात कर लूं या हमने इतना सरफेस एरिया बात कर लिया, इट मींस दोनों के केसेस में अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा है वहां पर स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होगा, यानी हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वो स्ट्रेंथ बताता है, यानी हम यहां लिख सकते हैं EA इज ग्रेटर देन EB, यानी अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर आपको क्लोज है, यहां पर काफी क्लोज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, काफी क्लोज, और यहां पर फार अपार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से आपको दूर दूर है। तो अगर जहां पर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट, इट मींस वहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको उस पर्टिकुलर एरिया में कम होगा। तो यहां पर काफी क्लोज है, क्लोज टू ईच अदर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यूज आपको ज्यादा मिलेंगे। इट मींस अगर देखा जाए आंसर आप क्या लिखेंगे, EA इज ग्रेटर देन EB, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ A पे आपको ज्यादा होगा B के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट हम चलते बेटे, ये क्वेश्चन आया हुआ बेटे, इस पे एक स्टार लगा लेना। कई क्वेश्चंस मैं आपको पूरी क्लास में कई बार स्टार लगवाऊंगा, इट मींस वो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या जेईई मेंस या आपको नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट अगला डिस्कस करते हैं बेटे, नेक्स्ट टॉपिक हम इसी चैप्टर में एरिया वेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एरिया वेक्टर। अभी तक जो 11th में हम पढ़ते आए हैं, एरिया को बेसिकली स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में इंडिकेट करते थे,
बट एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है अभी गॉस, जिनको आगे डिस्कस अभी करेंगे गॉस थ्योरम के नाम से। तो इट मींस उन्होंने इंडिकेट किया था कि एरिया जो है एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। इन इट मींस तब जैसे हम बात करते हैं, एक हमने प्लेट ले लिया और ये प्लेट जैसे मैं बात करूं ऐसे मैंने रखा है, इसके परपेंडिकुलर हमने आपको इंडिकेट किया, परपेंडिकुलर एक आपको लाइन आपको इंडिकेट किया। इट मींस ds, d जो यूज कर बेटे आपको जैसे डिफरेंशियल फॉर्म में हम स्मॉल चेंजेस के लिए बात करते हैं, ds हम बात करते हैं यानी एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू यानी एरिया इनटू n कैप। n कैप इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसे बेसिकली हम कहते हैं एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। इट मींस एरिया वेक्टर हम कह सकते हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, या दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए बेटे, दूसरे वर्ड अगर यूज करें हम नॉर्मल, यानी ऑलवेज परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस। किसी भी सरफेस की हम बात करें बेटे, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर को सरफेस एरिया बात करते हैं, इसलिए ds भी यूज कर सकते हैं या dA भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे, नेक्स्ट टॉपिक आगे डिस्कस करते हैं। आगे अगला हमारा टॉपिक है बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटे 2 स्टार देना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बात करते हैं, मैंने आपको अभी थोड़े मिनट पहले आपको बताया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एट पर्टिकुलर पॉइंट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने कहा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना है वो इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो सिंपली अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटे, तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। एंड इट मींस हम अगर बात करना चाहेंगे, इट इज डिफाइंड एज the total number of electric lines of forces, it is defined as the total number of electric lines of forces passing normally, normally मतलब perpendicularly, normally मैंने कहा लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग आपको नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, हम कह सकते हैं थ्रू दैट सरफेस। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया से कितना पास हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, सिंपली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम बात करते हैं बेटे, कितना पास हो रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसा कि हम इंडिकेट करते हैं चेंजेस, अगर फॉर्म में हम देखें तो डेल्टा यूज करते हैं, ठीक है, और इंडिकेट करते हैं फाई। फाई इंडिकेट करते बेटे फ्लक्स के लिए सिंबल यूज करते हैं, E स्टैंड्स फॉर सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा है फाई और E लगाया सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। डन। और डेल्टा मतलब चेंज। मैं बात करूंगा यहां पर E डॉट डेल्टा S। डन। अगर मैं बात करना चाहूं स्मॉल चेंज, अगर हम देखना चाहें, अगर मैं इसको टोटल अगर फ्लक्स की बात करूं तो मैं इसको और भी लिख सकता हूं स्मॉल चेंज के लिए d phi E इक्वल्स टू E डॉट ds, ये भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डन। अच्छा, जैसे अगर मैंने कहा टोटल फ्लक्स अगर बात करें तो ये आपका आएगा बेटे phi E इक्वल्स टू बेसिकली E डॉट ds, और ये हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ये जो हमारा हम बात करें बेटे इंटीग्रेशन, हमने साइन यूज किया, जैसे ये S लाइक स्ट्रक्चर,
इसमें हमने गोला दिया, ये आपको ऑलवेज यूज्ड फॉर क्लोज्ड सरफेस। डन। यानी इंटीग्रेशन जो यूज करेंगे बेटे यहाँ पर हम क्लोज, गोला लगाना मतलब क्लोज सरफेस। ये आपको सर्कल जो हमने लगाया बेटे यानी एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। यानी आगे हम डिस्कस करेंगे बेटे क्लोज सरफेस के बारे में, क्या इंडिकेट कर क्या बोलना चाहते हैं इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इसे हम बात करते हैं नेक्स्ट। रब कर दूं मैं थोड़ा इसके बारे में और डिस्कस करते भी। नेक्स्ट हम अभी देखते बेटे, मैंने कहा इन जनरल, फाई ई इक्वल्स टू, अगर बात करो बेटे मैंने कहा E डॉट ds इक्वल्स टू, हम बात करेंगे बेटे E ds cos थीटा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है बेटे तो ये cos कंपोनेंट आएगा। इट मींस फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स जो हम बात करेंगे बेटे इट्स अल्फा स्केलर क्वांटिटी। इट मींस दे हैव नो डायरेक्शंस। डन। इट मींस मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शंस नहीं है। हम फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, अभी हम थीटास के बारे में बात करेंगे क्या है। तो हम बात करें फ्लक्स आपको एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर अभी आगे डिस्कस करेंगे बेटे इसके डायमेंशंस और यूनिटी कैलकुलेट करेंगे। पहले थोड़े से हम नोट डाल के इसके केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला मैंने कहा फर्स्ट क्वांटिटिव कंडीशंस में इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, cos 0 डिग्री 1। इट मींस हम बात करेंगे फाई E इक्वल्स टू E इनटू ds। ये जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे बेटे ये है मैक्सिमम वैल्यू। मतलब यहां पर आपको मैंने कहा आपको जब थीटा 0 हो तो यहां पर हम मैक्सिमम, जैसे डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर इंडिकेट करें बेटे ये सरफेस, जैसे प्लेट्स की हम बात करें, प्लेट्स अगर ऐसा रखा है, जैसे कि अगर मैं डिस्कस और भी करूं, जैसे कि अगर मैंने कहा ये डस्टर अगर ले ले बेटे इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपको इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। इट मींस हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने इस तरफ ही लिया है और सरफेस एरिया भी हमने इस तरफ ही लिया है, तो दोनों में एंगल कितना है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। इस केस में हम बात करेंगे फ्लक्स की वैल्यू है मैक्सिमम। सेकंड केस हम बात करते बेटे, दूसरा केस हम देखते हैं अगर थीटा इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 cos 90 0 होता है। इट मींस अगर हम बात करना चाहेंगे cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0, अगर cos 90 0 इट मींस फ्लक्स हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर मैंने आपको E ds cos 90 डिग्री, इट मींस E ds cos 90 डिग्री, इट मींस फ्लक्स जो हमारा आएगा वो होगा 0। ये मैंने आपको 0 कैलकुलेट किया। डायग्राम से देखते बेटे, अगर डायग्राम से इंडिकेट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इस तरफ है और मैंने सरफेस ऐसे रखा है। इट मींस एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, मैंने आपको बोला एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इट मींस हम बात करेंगे ds वेक्टर इस तरफ। इट मींस थीटा कितना है 90 डिग्री। डन। अच्छा आगे हम बात करते बेटे, अगर मैंने तीसरा केस लिया इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री तो cos 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा -1। इट मींस फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा phi इज इक्वल्स टू E ds cos 180 डिग्री, यानी phi इज इक्वल्स टू क्या होगा E ds cos 180 डिग्री -1। इट मींस phi E इक्वल्स टू कितना होगा, इट मींस -E ds। डायग्राम्स में अगर दिखाना चाहे बेटे ये हमारा मिनिमम हुआ, ये हम मिनिमम बात करेंगे। जैसे डायग्राम्स में अगर हम देखें बेटे, डायग्राम में सरफेस एरिया, अगर मैं डस्टर को ऐसे बात करूं, ये सरफेस एरिया इस तरफ तो एरिया वेक्टर हमारा इस तरफ। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी राइट की तरफ में था, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तीन केसेस है बेटे, इसमें न्यूमेरिकल्स भी कभी-कभी आते हैं। मिनिमम हमारा होगा -E ds यानी फ्लक्स नेगेटिव होगा जब अपोजिट होगा। जब हम बात करें मैक्सिमम जब 0 डिग्री आपको होगा cos 0 डिग्री 1
और आपको 0 होगा बेटे जब 90 डिग्री की बात करते हैं। डन। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, नोट कर लीजिए बेटे। डन। ओके, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इसमें हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस, हम जो फ्लक्स की बात कर रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करते हैं। आगे इसे में हम यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लक्स जो आपको लिखा है phi E = E ds। बेसिकली अगर मैक्सिमम की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा बेटे F = QE, तो E = F/Q। तो हमने फोर्स का निकाला था mLT-2 फोर्स, और चार्ज के लिए Q = A × T, यानी A × T, Q = IT होता था हमारा। तो हमने कहा I के लिए एम्पियर, T फॉर आपको टाइम। तो इट मींस इसका डायमेंशन हो गया हमारा m l, और t ऊपर चला गया बेटे T⁻³ A⁻⁻1। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको कहा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा क्या है, ये हमने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हमारा ये आ गया। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, आपको याद हो तो SI यूनिट होता है इसका न्यूटन कूलम इनवर्स, और बिकॉज न्यूटन फोर्स के लिए, कूलम आपको चार्ज के लिए, या नहीं तो मैंने आपको पहले भी बताया था वोल्ट पर मीटर, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैं इधर आता हूं बेटे, फ्लक्स = मैंने यहां से आपको देखा, पहले डायमेंशन यूज कर लेते बेटे। डायमेंशन अगर मैं पहले लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एज इट इज यहां पुट कर दें mLT-3A-1। ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया मतलब L²। डन। तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो डायमेंशन हमारा क्या होगा, m L⁻³ T⁻³ और A⁻⁻1। डायमेंशन मैंने आपको देखा बेटे m L⁻³ T⁻⁻3 A⁻⁻1। अब यूनिट की अगर हम बात करना चाहते हैं, ये तो हमने डायमेंशन देखा, ठीक है। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट की अगर हम बात करें फ्लक्स के, तो यूनिट क्या होगा, इसे हमने कहा था न्यूटन कूलम इनवर्स, और साथ में मीटर भी आ गया। तो कूलम आपको न्यूटन कूलम इनवर्स और मीटर स्क्वायर बात कर सकते हैं, और हमने वोल्ट पर मीटर बोला था ना, तो मैंने कहा वोल्ट /मीटर मीटर स्क्वायर। इट मींस 1 मीटर कैंसिल, तो क्या होगा हमारा वोल्ट मीटर। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ बेटा। तो ये डायमेंशंस जो आपको निकाला है मैंने, ये और ये मैंने यूनिट देखा, इसका यूनिट देखा, ये भी यूनिट देखा और ये भी यूनिट देखा। इट मींस इस वाले पार्ट पे बेटे 2 स्टार लगाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए पहले। डन। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं बेटे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, गॉस थ्योरम। नेक्स्ट, कभी कभी स्क्रीनशॉट लेकर के बेटे आप इजी वे में बाद में भी लिख सकते हैं, अगर आपका छूट रहा हो तो, और दोबारा वीडियो देखें फिर से उसको स्टॉप करके लिख सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं बेटे गॉसेस थ्योरम। नेक्स्ट, ये गॉस है, एक अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो हम बात करेंगे गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ के नाम से जानते हैं बेटे, गॉस थ्योरम। सिंपली हम बात करते हैं किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर
टोटल जो फ्लक्स होता है, जैसे मैंने कहा फील्ड लाइंस पास हो रहा है, तो जितना फ्लक्स होगा वो क्या देगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, तो वहां पर हमारा फ्लक्स इंडिकेट कर रहा है। तो ये सिंपली जो हम बात करते हैं, ये फ्लक्स की कैलकुलेशन का आपको पार्ट है, ये स्टेटमेंट इसका इंडिकेट करता है, फ्लक्स की कैलकुलेशन को मेजर करता है। इट मींस इट स्टेट्स दैट the total electric flux हम बात करते हैं किसके, थ्रू क्लोज्ड सरफेस, थ्रू हम बात करते हैं बेटे थ्रू क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times, एप्सिलॉन मैंने आपको कहा था परमिटिविटी, आगे मैं मैग्नेटिक इफेक्ट में डिस्कस करूंगा बेटा परमिएबिलिटी, बट यहां पर है परमिटिविटी, वर्ड को ध्यान से समझिएगा। परमिटिविटी यानी 1 upon epsilon naught times the net charge times the net मतलब टोटल, नेट चार्ज हम बात करेंगे, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका आपके बोर्ड के एग्जाम में भी। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने कहा टोटल फ्लक्स को अगर इंडिकेट करना है यानी फाई ई, अगर स्मॉल दिखाते तो डी फाई लिख सकते थे। मैंने कहा इट मींस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल यूज किया, हमने कहा क्लोज सरफेस के लिए मैंने गोला बनाया यहां पर, ठीक है, और क्लोज सरफेस ई डॉट ds, इट मींस हम बात करते हैं बेटे यहां पे कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू आपको सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पर बात किया q अपॉन मतलब टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली जो बात करते हैं, इसने कहा था फाई E is equals to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times that of the total charge। ठीक है, इट मींस फाई इज इक्वल्स टू हम बात कर सकते थे बेटे q upon epsilon naught, इसको सिंपली हम लर्न कर सकते हैं। डन। तो यहां से जो हम देखते हैं बेटे, इस केस में गॉस थ्योरम इंडिकेट करता है टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो वो कहता है कि 1 upon epsilon naught times that of the total charge enclosed within the closed surface। जस्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटे, आपको इसी के एप्लीकेशंस, इसी के आपको प्रूफ एक बार नोट कर लेना बेटा। डन। तो मैंने आपको कहा अगली क्लास में हम इसी के आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है, इससे रिलेटेड कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जैसे देखते हैं, अगर यहां पर आपको मैंने इंडिकेट किया, ध्यान से समझिएगा, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रॉब्लम, बस 2 मिनट और। अब बात करते बेटे, जैसे कि एक क्यूबिकल बॉक्स ले लिया, एक हमने क्यूब ले लिया, एक क्यूब ले लिया। डन। इस क्यूब के सेंटर पे यानी चार्ज जो प्रेजेंट है, ये मैं बात करूंगा कहां पर, सेंटर पे। क्यू आपको प्रेजेंट है सेंटर पे, थोड़ा मैं इस तरफ कर लेता हूं। ठीक है, चार्ज जो इस क्यूबिकल बॉक्स में प्रेजेंट है सेंटर पे, यानी Q हमारा है एट
सेंटर। ठीक है, सेंटर पे प्रेजेंट अगर है तो मैं बात करता हूं यहां पे टोटल फ्लक्स, आपको बताना है टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम बात करना चाहते हैं, फ्लक्स कितना होगा, 5E इक्वल्स टू, मैंने कहा कितना चार्ज है टोटल, जैसे क्यूबिकल बॉक्स इस कमरे को भी ले सकते बेटे, तो आप बात करेंगे जितना भी चार्ज था टोटल अपॉन एप्सिलॉन। डन। मैंने कहा अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेज, अगला हमारा है इसी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेज। अगर हर एक फेज के कारण अगर हम बात करना चाहते बेटे, अब फेज काउंट करो। मैंने कहा एक फेज, जैसे इस कमरे की बात करते हैं, सेंटर में कोई चार्ज रखा है, एक फेज, दो फेज अपोजिट साइड, तीसरा फेज, चौथा फेज, पांचवा फेज और छठा फेज, यानी टोटल क्यूबिकल बॉक्स में अगर बात करेंगे 6 फेसेस हैं। मैंने कहा ये टोटल था 6 फेसेस के कारण, अब मुझे एक फेज के कारण कैलकुलेट करना है, तो आपको 1/6 हो जाएगा। यानी अगर मैं 5E की बात करता हूं, डैश करते बेटे, तो आपको 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाय एप्सिलॉन। गेटिंग अ पॉइंट? ये 6 फेसेस के कारण टोटल आया था, तो एक फेज के कारण 1/6 आपको हो जाएगा। अच्छा, इतना तो ये तो हमारा ओके था। अब मैं बात करूंगा इसी में, अगर दूसरा मैंने कहा प्रॉब्लम, अगर ये क्यूबिकल बॉक्स है, ये क्यूबिकल बॉक्स है और इसके अब सेंटर पे नहीं है, Q प्रेजेंट है एट अ कॉर्नर, यानी वर्टिसेस में, वर्टेक्स पे बात करते हैं। सपोज हमने कहा किसी भी कॉर्नर पे, यानी Q कह सकते हैं एट वर्टेक्स पे, अगर किसी कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेज। इसको मैं 5E अगर बात करूं बेटे, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर मैंने कहा कितने कॉर्नर्स हैं, अगर ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, आप इसी कमरे की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 कॉर्नर, 5 6 7 और 8, कितने कॉर्नर्स पे टोटल 8। मैंने कहा कितने कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, इट मींस हम बात करें एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, यदि हम बात करेंगे इट मींस अगर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि इस सेक्शन में और भी डिस्कस करते बेटे, अगर फ्लक्स हमारा था, मैंने कहा कितने फेसेस, सपोज हमने कहा अगर इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो कितने फेसेस उसके साथ अटैच हो रहे हैं, एक फेस, दूसरा फेस और तीसरा फेस, इन तीनों फेसेस के कारण जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? जैसे सरफेस पे हम बात करेंगे, अगर ये आपको सरफेस, ये कॉर्नर है बेटे, इस कॉर्नर से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी, इसके कारण थीटा जीरो होगा, तीन फेसेस के कारण आपको जीरो हो गया, जिससे वो उस कॉर्नर से अटैच है। तीन फेसेस के कारण जीरो हो गया, तीन फेस खत्म, यानी बचा कितना, तीन ही फेस बचा है, यानी एक सरफेस खत्म हो गया, एक फेस खत्म, ये दूसरा फेस खत्म और तीसरा फेस खत्म, बचा कितना, एक फेस, दो फेस और तीन फेस फिर भी बचा, 6 फेसेस में से 3 फेस हमारे बचे हुए, रिमेनिंग फेस कितना है, 3 फेसेस था, यानी आपको एक फेस के कारण ही बात करना है, 1/3 हम बात करेंगे, ओके। इनटू हम बात करते हैं बेटे, आपको कितने कॉर्नर से टोटल, आपको उस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, तो मैं बात करूंगा 1/8 टाइम्स ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 5E इक्वल्स टू, अगर बात करना चाहें बेटे, Q अपॉन 24 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कंफ्यूज नहीं होना। एक लास्ट प्रॉब्लम है बेटे, अगर मैं यहां पर ही कर दूं, एक और प्रॉब्लम है बेटे, अगर कोई हेमिस्फीयर दे दिया, हेमिस्फीयर कहने का मतलब एक सर्कुलर मैंने आपको ले लिया जो कि आधा ही है और इसके सेंटर पे रखा है, ये चार्ज हम बात करेंगे Q आपको कहां है, एट सेंटर।
तो अगर ये सेंटर पे है तो मैं बात करूंगा टोटल फ्लक्स, तो मैं बात करूंगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कितना होगा phi E इक्वल्स टू, अगर बात करें, अगर हमने इमेजिनरी आपको सर्कल बना लिया, अगर हमने कहा ये हमारा है हेमिस्फीयर, आधा ही है हेमिस्फीयर, मैंने इमेजिनरी एक पूरा स्फीयर बना दिया, तो पूरे क्लोज सरफेस के कारण कितना होगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आधा ही है यानी q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट मींस हाफ हो जाएगा। डन। तो ये मैंने आपको, अगर आपको नहीं समझ आया बेटे इस नंबर पे कॉल करके मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही, नेक्स्ट डे हम आगे और डिस्कस करेंगे। इसके कारण मैंने आपको दो कंडीशन बताया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल के कारण, ये 1/6 टाइम्स ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये मैंने कॉर्नर्स पे रखा हुआ है, तो कितने आपको फेस बच गए हैं, जितने आपको अटैच थे उससे तो जीरो होगा, 1 2 3 अटैच जीरो, तो आपको एक फेस, दो फेस और तीन फेस बचे थे 1/3, और कितने कॉर्नर से टोटल मतलब 8 कॉर्नर्स 1/8 हो गया 1/8, और q अपॉन एप्सिलॉन, q अपॉन आपको q अपॉन 224 ऑफ टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट में हम बात करें हेमिस्फीयर के कारण, हम बात करें टोटल स्फीयर के कारण, आपका था कि q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आधा ही, तो 1/2 हम बात कर सकते हैं q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एंड द क्लास इज ओवर, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट डे हम इसके आगे डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के प्रूफ, इसका हम कूलम्स लॉ कैसे यहां से कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस, तीन एप्लीकेशन वो हम नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कोई डाउट्स हो बेटे इस नंबर पे कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।